चौधरी ज़हीर साहब से तो तारुफ है ना? हाँ, कौन नहीं जानता। अच्छा, मैं आप ज़रा इस पर आप भी तबसरा करें। मैं पहले चौधरी साहब से पूछता हूँ, हमारी स्पीकर मोहतरमा 10 लाख रुपए में अपनी गाड़ी के टायर्स तब्दील कराती हैं। गाड़ी किस कीमत की होगी? इसी से अंदाजा लगा लें, उससे आप अंदाजा लगा लें। 1 रुपया खर्च करने के लिए, ये शौकत तरीन साहब का कहना है, मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क में 1 रुपया खर्च करने के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो 3 रुपए। हसन साहब, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक शाहकार है ये जो इस वक्त सूरत हाल है। और आपने तो ये बयान फरमाया जो कि 10 लाख रुपए के टायर तब्दील होते हैं और गाड़ी की कीमत क्या होगी। आप इस अंदाज़ा लगाइएगा कि अखराजात, गाड़ी भी सरकारी है, गाड़ी भी सरकारी है, और वो उसमें से कितना कैसे वो टायर भी कैसे होंगे, क्या होंगे टायर, उसमें टायर को भी वो काबिल दीद होंगे, उसको देखना चाहिए। मजे की बात पता क्या है कि ये 10 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत असेंबली मेंबरान ने दी हुई है, वो बिल अभी आप कर सकते हैं। इससे आगे भी एक इजाजत दी है असेंबली मेंबरान ने कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब फॉरेन टूर करेंगे तो उनका एक दिन का खर्चा 33 लाख रुपया है, और ये बजट के अंदर अंदराज है, ये कोई इसमें देख ले, और ये बजट अप्रूव भी असेंबली मेंबरान ने किया है। प्राइम मिनिस्टर को अच्छा, मुझे एक और इंफॉर्मेशन मिली है कि एक मिनिस्टर लाख रुपया पर डे में कॉस्ट कर रहा है। 1 लाख रुपया यौमिया में पड़ता है एक मिनिस्टर। आप तो खुद सूबाई वजीर रहे हैं। जी, मैं रहा हूँ जी, और उसमें जो भी 7 पैराफिन होता है जो कि PS मिला के सारे चीज़ें, लेकिन अब वक्त ऐसा आता जा रहा है जी कि इन चीज़ों को हम वॉलंटरली उसको छोड़ें। नहीं, वॉलंटरीली नहीं, आप भी चुप हैं, आप तो बहुत सारे मामला में चुप हैं। हमने वो परवेज रशीद साहब को भी जहमत दिया, आज नून लीग के बड़े लीडिंग वो आदमी हैं, सेनेटर हैं, आदमी है जी, बिल्कुल। ये छोड़े नहीं, छुड़वाना पड़ेगा। ये आपके पेटी जो है ना, ये वारदातें कर रहे हैं और आप ही इसका कोई बंदोबस्त करें। अवाम निकल आए तो फिर वो सिविल वॉर होगी, अनारकी होगी, कोई और तमाशा लगेगा। आगे परवेज साहब आ गए, ये इनका काम है। ये आप लोगों ने गंद डाला है, आप लोग ही इसको देखें, आप लोगों का डाला हुआ, आपकी कम्युनिटी का डाला हुआ गंद है, आप लोग ही इसको साफ करें। स्पीकर आपकी, हमारी बदकिस्मती से सबकी, 10 लाख रुपए में परवेज रशीद साहब उनके टायर्स तब्दील होते हैं उनकी गाड़ी के। 10 लाख रुपए में एक गरीब आदमी का घर आ जाता है। आप फ्रेंडली अपोजिशन है, ये वैसे ही इन्होंने मुठ रखी हुई है। ये आपकी कम्युनिटी है ना जी, आप ही करेंगे ना। अवाम बाहर आ गए तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन हसन साहब, ये बात दुरुस्त है जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन इसको हमें पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। सिर्फ एक पहलू इसका देखने से तो काम नहीं चलेगा। इस मुल्क में अगर वजीरों की बात आप करेंगे या स्पीकर ही की बात कर लेते हैं, तो मुझे बताइए कि 60 साल के कितना अरसा है जिसमें हमने स्पीकर साहब कभी देखे भी हैं। 60 साल पूरे तो स्पीकर नहीं रहे, यहाँ तो एक शख्स हुकूमत करता रहा है जिसका नाम चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो अगर मैं आपकी थ्योरी को मान लूं तो फिर एक शख्स की हुकूमत थी, वो तो बड़ी इकोनॉमिकल हुकूमत थी। तो पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बह जानी चाहिए थी। ये किसी एक वजीर, किसी एक मशीर को या किसी एक स्पीकर को और किसी एक टायर का जिक्र करके हम ये नहीं, देखिए ये सिंबॉलिक जिक्र है। नहीं सर, नहीं, ये एक रवैये का ही जिक्र हो रहा है सर, ना ये कल्चर का जिक्र हो रहा है। सर, आपकी बात मैंने सुन ली, मेरे भी सुनने का मौका देंगे? हाँ प्लीज। मुझे ये बताइए कि जो टोटल पाकिस्तान की आमदनी है उसका कितना फीसद जो है वो आपके पास आ रहा है और कितना फीसद जो है हम किसी दूसरी जगह पे खर्च कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में आज भी बजट का कितना बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान में तालीम पर, इलाज पर और जिन चीजों की तरफ आप इशारा करें, अगर मैं उसको भी गिन लूं और उसको मैं अयाशी भी मानता हूं, इट्स नॉट इवन 3%। एजुकेशन और हेल्थ का तो आपने ठीक है। अच्छा, और बजट का बात है, जो जिम्मेदार हैं वो गिला कर रहे हैं, मैं करूं तो बनता है। नहीं सर जी, जिम्मेदार नहीं ना, बात करते हैं सर जी, बात इससे ज्यादा बड़ी है ना। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज पे आपका खर्च हो रहा है? डिफेंस पे। तो फिर तो आप ना करें। कौन ना करे? हमें आप दो दफा हुकूमत आपकी रही है, हद हो गई। अब ना करें, फिर रिस्क लें। सर 2 दफा, तो तीसरी दफा भी आएगी तो कुछ करेंगे, इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ही है ना जिन्होंने रिस्क लिया है। नहीं, हम ही है ना जिन्होंने रिस्क लिया है। देखिए, हमें दोनों
हमें दोनों बातें, हमें अपनी तरजीहात को भी ठीक करना होगा कि किस चीज पर कितना खर्च करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें इन अय्याशियों को चेक कौन करेगा? इन अय्याशियों को भी चेक करना हमारा काम है। इन अय्याशियों को चेक करना भी हमारा काम है। लेकिन इन अय्याशियों को हसन निसार साहब जज्बाती अंदाज में चेक नहीं किया जा सकता। इन अय्याशियों के लिए देखें, जब हम ये कहते हैं कि मुल्क में हर चीज को पार्लियामेंट के पास आना चाहिए, अखराजात को भी पार्लियामेंट के पास आना चाहिए, मेरे पे कितना खर्च हो रहा है, आप पे कितना खर्च हो रहा है, गमले पे कितना खर्च हो रहा है, माली पर कितना खर्च हो रहा है और गोली पर कितना खर्च हो रहा है, और आया गोली के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है वो कोई माली पर खर्च तो नहीं हो रहा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये सारी चीज को हम देखें, फिर इन चीजों में से हम गुजर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में अभी चंद दिनों से एक तब्दीली तो है ना कि हमने कोशिश की कि फर्द के हाथ से चीजें निकल आएं और अदारों के हाथ में चीजें जानी शुरू हो जाएं। जब चीजें फर्द के हाथ से, अफराद के हाथ से निकलेंगी और अदारों के पास जाना शुरू हो जाएंगे, और उन अदारों में आप भी बैठे होंगे, चौसा भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूँगा, ये भी बैठे होंगे, तो फिर अदारे जो हैं इन चीज़ों को चेक और बैलेंस का निज़ाम भी कायम कर सकते हैं। हम तो अभी तक अदारे ही कायम करने में कामयाब नहीं हो सकते। इन्होंने तो फलसफियाना खुश कलाम आदमी है, मैं थोड़ा खूबसूरत आदमी और खुश कलाम, और फलसफियाना गुफ्तगू की चादर इन्होंने डाल दी है, कोई सुनने वाला किसी को कक समझना है। मुझे खुद पता नहीं चला। अच्छा, वो बहुत जबरदस्त मैंने कहा। आइए जनाब, आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। चौधरी साहब, आप इस पे जरा तबसरा फरमाएं। बैठे जनाब, मैं आता हूँ जरा चक्कर लगा के। ये सदर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, जी जी, हमारे दोस्त हैं नवीद साहब। जी चौधरी साहब, ये मुझे बताएं कि स्पीकर साहबा ने, उनको तो नहीं अच्छा लगा, जाहिर है पेटी भाई है वो, मज्जा नहीं है पैना होनी है तो पॉलिटिशियंस ही 10 लाख में उनके टायर्स हैं। ये सिंबॉलिक बात है। एक आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी का मसला है ना, उसको जो झटका लगता होगा ना ये पढ़ के कि 10 लाख में टायर्स तब्दील हुए हैं, फिर वो सोचता होगा गाड़ी कितने की होगी। बात यह है कि ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जब होगी तो उसके टायर्स के भी उसी हिसाब से होता है कि ताकि बुलेट प्रूफ हो, ताकि वो बर्स्ट ना कर जाए ऐसे मौके पे कि अगर कोई ऐसा चीज़ आ जाए, इसलिए उसकी कॉस्ट इसलिए है। आप इस बुनियाद पे देखें कि जब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इस पूरे मुल्क में है और जो जिस तरीके से दहशत गर्दी बढ़ रही है, तो उसके लिए फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल उस लिहाज से होता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी जानबूझ के और दानिस्ता तौर पे कोई महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, एक इसलिए वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की इस पर ज़रूरत थी। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि यहाँ जिस तरीके से बजट्स बन रहे हैं, जो तरीके चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिफेंस बजट को भी, जो भी डिफेंस का है उसको फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में वो लेके आए इस दफ़ा, जो लास्ट टाइम बदनसीबी की इंतहा नहीं। परवेज रशीद साहब 62 साल के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ये क्रेडिट ले रही है, देना भी चाहिए। डिफेंस बजट ज़ेरे बहस पार्लियामेंट में क्यों नहीं आता? डिस्कशन हुई है, कुछ पोर्शन उनका बताया गया कि ये पोर्शन इस तरह से, और इसके ब्रेकअप जो दिया, आगे तो ब्रेकअप भी कभी नहीं दिया गया था, आगे तो सिर्फ एक लमसम अमाउंट होती थी और बाकी कुछ नहीं होता था। ये ब्रेकअप फर्स्ट टाइम इसलिए दिया गया कि कौन सी मद में कितना पैसा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, ये फर्स्ट टाइम जो कि कितना बजट किस अदारे को जाना, ये तो नहीं अदारे की बात नहीं हो रही। मैंने कहा कि इस पर ब्रेकअप दिया गया फर्स्ट टाइम, अदारे को वो तो रूटीन में जाता था। ब्रेकअप तो कभी हेल्थ का नहीं दिया गया कि कौन सा एमएस कितना ले जाएगा। हसन साहब, ये तो मैं नहीं, अब तो माशाल्लाह अदलिया आजाद है, तो अदलिया इस तरफ हसन साहब, अर्ज ये है कि कौम के आगे रखे हैं अदलिया, हर तरफ अदलिया, जो आपका मौजू है ना जी, असेंबली में भी असल में उसका इंसाफ ये है कि 16 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, ठीक, और इसके वसाइल के ऊपर 16 करोड़ लोगों का ही हक होना चाहिए। बेशक, ठीक है ना जी, पहला तो ये मैं असूल मानना चाहिए। फिर ये बात आप ठीक कह रहे हैं, खास सिक्योरिटी के नाम पर हम करें, किसी फर्द की सिक्योरिटी के नाम पर करें या किसी और सिक्योरिटी के नाम पर करें, या मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पे, किसी भी सिक्योरिटी के नाम पर हम करें, देखें जी, किसी मुल्क की सिक्योरिटी उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक कि उसके सारे के सारे अवाम जो हैं वो ताकतवर और तवाना नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। सोवियत यूनियन के पास कौन सा असला नहीं था जी, कैसे परखच्चे उड़ गए उनके। बिल्कुल, आप मुल्क में इंसाफ कायम करें, अपने लोगों को ताकतवर बनाएं, तवाना बनाएं, एम्पावरमेंट हो उनकी, दुनिया की कोई ताकत, तालीम मिले, इलाज मिले, कॉन्फिडेंस मिले, इज्जत नफ्स मिले, दुनिया की कोई ताकत इनकी आज़ादी इनसे नहीं छीन सकती जी। मुझे ये बताएं कि 1 साल में 6-8 गुना असासे बढ़ जाना, आप में से मुझे कोई टिप दे सकता है, कुछ छोटी मोटी, मैं भी बढ़ा लूं?
कि सिर्फ वजीरों के बढ़ते हैं, सिर्फ बरसर इक़्तिदार लोगों के असासे ज़रमें खाते हैं। लेकिन ये भी तो पहली दफ़ा हुआ है ना जी, और सिर्फ ये वजीर ही है ना बेचारे जिनके असासे छपते हैं अखबारों में और उनका जिक्र होता है, और आपके इल्म में है कि इसके 6 दफ़ा असासे बढ़ गए। आगे से इससे अगला कदम होना चाहिए कि वो नहीं, वैसे तो मंसूरुल हक भी अंदर जा चुका है, उससे भी रिकवरी नहीं। ठीक है, बात आपकी ठीक, आई एग्री, ठीक है ना, 100%। और असासे तो हम दुनिया के अखबारात ने, दुनिया के बड़े मैगजीन्स ने अगर किसी का जिक्र किया है कि अमीर तरीन जर्नल्स का जिक्र भी होता है, तो उनके एहसासों को तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते ना। जर्नल्स हो या पॉलिटिशियन हो, अगर इनका आपस में ब्यूरोक्रेसी उनका अगर आपस में तकाबल करना शुरू कर देंगे तो एक से एक बढ़ के निकलेगा। ये जो आपने हसन साहब फरमाया ना कि असासे बढ़ने वाली बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर जब असासे आए हैं, अब ये क्यों नहीं पूछा जाता, उसकी जस्टिफिकेशन क्यों नहीं पूछी जाती। और एक बात तो लाजमी हो जानी चाहिए कि हर जो इलेक्ट होने वाला आदमी है, जो इतना होता है कि वो मैं एक जो है 3.5-4 लाख आदमियों के तक मैंने पहुंचना है और उनके पास अपने आप को पेश करना इलेक्शन के लिए, उसका कम से कम एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर तो उसका हो। होता है मेरा हाल है, उसके बाद तो नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया। नहीं, आप बाय द वे वैसे आपके वजीर के बारे में ये खुशखबरी आई है कि 6 गुना बढ़े हैं। बात यह है कि मेरा ख्याल है जिसके बारे में आई नंबर नहीं है, मैं उसी के बाद सिर्फ बता दूं जिसके बारे में अभी आपने ये जिक्र किया कि 6 गुना बढ़े हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस असासों का, जो आप क्योंकि इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट है, आप समझते होंगे, एक चीज़ें पाइपलाइन में प्रोसेस में जारी होती हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में आपने कोई एसेट्स खरीदे हैं, लेकिन वो मैच्योर्ड हो रहे हैं जाके 3 साल बाद, 4 साल बाद। आप 4 साल बाद जब मैच्योर्ड हो गए उसको जाके आप उसको दिखाएंगे ना, आप फिक्र ना करें, इंस्टॉलमेंट आएंगे, आपको जवाब हर चीज का मिलेगा। ये पहली तो उन्होंने सासे छुपाए तो नहीं है, बात तो होता है कि वो छुपाए होते तो फिर हम कहते छुपाए कैसे, अगर वो बुक्स के साथ है और उसकी है तो उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता ना। देखिए जो डिक्लेयर हो जाए वो तो इनकम टैक्स सारी चीजें दिखा सकते हैं। चैलेंज तो हम किसी को भी नहीं कर सकते। नहीं, चैलेंज होता है वो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ देखेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या चक्कर है, आप NA-55 में शेख रशीद साहब की हिमायत, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ आप जमात इस्लामी की कर रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? ये थिंक लाइक लोग आपस में बात करते हैं, मतलब ऑब्सेशन है। मैं जरा पहली बात पे थोड़ा सा मैं आपने दोनों से पूछ लिया था, मैंने अपनी मुझे राय का एहतराम है, मेरे भाई हैं और नवीद साहब भी और परवेज साहब भी। ये अदारों के बारे में जो फंड्स की बात हो रही थी, मैं समझता हूँ तमाम अदारों की अपनी अपनी अहमियत होती है और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है और उनको उतना ही फंड ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं इंडिया की बात करता हूँ और कल की और आज की न्यूज़पेपर तो उससे भरे हुए हैं कि इंडिया ने अपना बजट बेशुमार और दफाई बढ़ा दिया है, जबकि कोई मुल्क उससे लड़ने वाला उसके इर्द गिर्द नहीं है जो उस पर कब्जा कर सके या लड़ सके। उन्होंने अपने स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब ये लेकिन को बैलेंस है ना जी, नहीं, मैं ये उनका रुपया कहाँ है, हमारा रुपया कहाँ है, और आज से 10 साल पहले ये एक इंडियन रुपी, ये मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि उनकी इकोनॉमी का हाल देखें। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनका ग्रोथ रेट कहते हैं ना, कल्चर को, इस सोच का देखें, इस कल्चर को, इस सोच को थोड़ा सा रीजनेबल और चैनलाइज करना चाहिए कि ये जो आर्मी है ये भी आपकी आर्मी है और वाना और ये सारी चीजें अब ये डंडों से नहीं लड़ सकती थी। तो सब इस बहस में हम ना जाएं, ये बड़ी तल्ख बहस हो जाएगी, इसलिए तल्ख हो जाएगी। चले कोई और टाइम रख लेते हैं। नहीं, मेरी सुन ले, ये इसलिए तल्ख हो जाएगी कि हमने डिफेंस पे अपना पेट काट के खर्च किया है, गुर्बत को गले लगाया, इफलास को गले लगाया, बीमारी को गले लगाया और अपनी जमहूरियत को बार बार कुर्बान किया, अपने आइन को बार बार इनके लिए कुर्बान किया और उसके बदले में हमें मिला क्या कि मुल्क टूटा हमारा। तो क्या इस कारकर्दगी उसके बदले में हमें मिला क्या कि हम कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ गए और इस मुल्क के 10-12 साल हमने बर्बाद करके रख दिए। बड़ा आसान है। उसके बाद सब एक मिनट सुने, और उसके बाद हमने क्या किया, मुल्क टूटा, करगिल की पहाड़ियों पर चढ़ गए और एक ऐसी ह्यूमिलेशन पाकिस्तान की करवाई जिसको आज तक हम अपना मुंह नहीं उसके बाद धो सके। ये नहीं, मैं नहीं मानता ह्यूमिलेशन करवाई वाली बात, अपना माने ह्यूमिलेशन करने के लिए वो वहां पर आपने सीने छलनी कराने के लिए नहीं गए। और उसके बाद ये 2 काम किए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया ये कि यू टर्न लिया, एक टेलीफोन कॉल पे यू टर्न लिया,
अपनी सारी अफगान पॉलिसी तब्दील कर ली, अपनी सारी कश्मीर पॉलिसी तब्दील कर ली, अपनी सारी पॉलिसी को तब्दील किया, लिया, बंदूकें जो उनका रुख किसी दूसरी तरफ कर लिया, जिनको जहाद कहते थे उनको फसाद बना दिया हमने। फिर ये इन पॉलिसीज का नतीजा निकला जिन पर जो सब कह रहे हैं कि उन पर भी हमें सर नहीं, ये सारी बातें जरूर स्क्रूटनाइज होनी चाहिए, जरूर पार्लियामेंट में आनी चाहिए। बहुत एक वैलिड और ताकतवर ये नुक्ता नजर है, इसको आप सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस से सवाल पूछा था कि ANA 55 के बाद उधर शेख साहब थे, अब इधर जमात इस्लामी है, ये इसके पीछे क्या हिकमत क्या है? और जनरली आप लोग बहुत खामोश जा रहे हैं, आप लीग बड़ी चुप चुप जा रही है। शेख साहब को तो हमने जी सपोर्ट वहाँ पर किया है, और उसमें सपोर्ट करने का मतलब ये आज तक ये नहीं हुआ कभी कि बाई इलेक्शन में जो हुकूमत और खुसूसन जो कि पंजाब में आप पुलिस का भी देख रहे हैं जो एक दो दिनों से चल रहा है, पुलिस स्टेट के जैसी एक स्टेट है, और उसमें फर्क जाहिर किया, उनको 5000 वोट मिला, जमानत जब्त हो गई, सब पिएंगे, जमानत साइज का पता चलना था, इसमें साइज का पता चलना था। 46,000 वोट लिया है शेख रशीद ने, और अगर ये बीच में बाई इलेक्शन वो ना लड़ते और हमने उनको साथ दिया उनका, और फिर उन्होंने अगला इलेक्शन 5000 से टेक ऑफ करना था, अब उन्होंने 46,000 से। अब ये और डिबेट है कि 30,000, ये जो 18,000 वोट है इसने आना ही आना था, उसके उनके 18 होते थे, ये 42 होने थे, उनके 46 है तो ये 70 होने थे। ये इस कल्चर को आप समझते हैं जो कुछ यहाँ पर होता है, और हम समझते हैं कि जमहूरियत में मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये सही मशवरा दिया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप मैदान को खाली ना छोड़े, हार जीत लगी रहती है। उन्होंने हिस्सा लिया तो GT रोड के 3 डिवीजनों में जीत ही गए ना, ये GT रोड के ऊपर। तो फिर पंजाब में हुकूमत वो इनकी 33% सीट्स आई तो बनी गई ना। ये मतलब इन रहने वाला जो खेलने वाला जो सोने से डील करेगा वही सुनहरा कहलाएगा ना, ये छोड़ के कैसे चले जाना है। जो सब जो है दोस्त हैं, मेहरबान है, सिर्फ अपनी बात तो बहुत सादा लफ्जों में कह सकते थे। आप यहाँ उम्मीदवार क्यों नहीं देते? हाँ, सादा लफ्जों में ये कह सकते थे कि जिसको हराना होता है इन्होंने, ये उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं। रशीद को हरवा दिया, अब हाफिज सुलेमान भट्ट को हरवाएंगे। नहीं तलब कर ली, ये क्या मसला हुआ? नहीं, आप ये बताएं क्या खतरा कैंडिडेट देने में वहाँ क्या? हमने अपने कैंडिडेट भी देते हैं जी, हमने भावलनगर में दिया है और वहाँ पर हम फाइट दे रहे हैं, वहाँ पर दिया कैंडिडेट हमने। वहाँ उनके पास नहीं है कैंडिडेट, किसी जगह इनके पास नहीं होता। नहीं जी नहीं, बहावलनगर में तो चूंकि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो ज़िमनी इंतखाबात में जो सीट जिस जमात की होगी उसके मुकाबले पे दूसरी जमात हिस्सा आप COD की बात कर रहे हैं? बहावलनगर में वैसे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग 2002 से चल रही है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, लिहाजा बहावलनगर में हमने नहीं खड़ा किया। चौधरी साहब की जमात टूट गई बहावलनगर में कि वहां से एक मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक भी निकला। इनका उसका जवाब नहीं, उस पर तो कोई कमेंट करें थोड़ा सा जी। हमारे जो जी भाई ब्रादरम एजाजुल हक, उन्होंने मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक भी बना। उनके बारे में तो जी बेहतर जो है ना कमेंट यही कर सकते हैं क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब उनके रूहानी भाई हैं। वो उनके रूहानी बेटे, ज़ियाउल हक के रूहानी साहबजादे हैं ये, हमसे तो मियां नवाज शरीफ साहब, और ये उनके रूहानी भाई हैं। यही बेहतर दोनों भाई आपस में कमेंट कर सकते हैं। शेख रशीद साहब की अवामी लीग और उनकी ज़ियाउल हक लीग, तहरीक इंसाफ, वैसे ये इस तरह की जो पार्टीज हैं ये क्या सोच के बेचारे इतनी भाग दौड़ करते होंगे, फॉर्म छपवाते होंगे, क्या होता होगा परवेज साहब? मैं वैसे जरा लाइट टू साइड बिल्कुल फजूल बना रहे हैं। नहीं, फजूल नहीं, मैं समझना चाहता हूं। 3 पॉलिटिशियंस बैठे हैं, मैं आई हैव एवरी राइट टू एजुकेट माई सेल्फ। मुझे एक जुमले बताएं, ये क्या इनके नफ्सियात? आपने सुना था एक मतलब इमरान बेचारे को वो अच्छा खासा बेचारा 12-14 हजार वोट ले गया था, अब वो मिले हैं 2-2.5 हजार। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के टिकट का मतलब है कि 10,000 वोट हाथ से दो। नहीं जी नहीं, 1.25 लाख मेंबरशिप थी उनकी रावलपिंडी में, जो रुकनीयत साजी उन्होंने की। सुभान अल्लाह। उसमें उनका दावा यह था कि रावलपिंडी में इमरान खान साहब की जमात के 1.25 लाख लोग मेंबर बने, और उन 1.25 लाख लोगों में से उनको वोट जो है सिर्फ 3,000 लोगों ने दिया है। ये तो
मेरा ख्याल है जो बात आप पूछ रहे हैं ना जी, नंबर बन गए होंगे। जो बात आप पूछ रहे हैं, दरअसल वो आपने सुना ना, जो 80 साल का आदमी था जिसे शौक था शादियां करने का, तो किसी ने पूछा कि भाई शादी का क्या शौक है सुमन? वाह। तो उसने कहा जब मुझे कहती हैं लड़कियां कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, मुंडा आ रहा है, लड़का ये सिर्फ ये सुनने के लिए सुनने रस्ते में ब्याह कर लेना, तो ये उम्मीदवार आ रहा है सुनने रस्ते खलो जाते ने। नहीं, लेकिन ये जो पार्टी हेड्स हैं इनके, खान साहब हैं, जाजुल हक साहब हैं, ये सवाल तो मैं आपसे करूंगा सीधा ही। आपने हमें जो पूछ रहे हैं, आपने जब तरीके इंसाफ का बुनियाद रखी थी तो यही सोच के रखी थी ना? नहीं, मैंने ये सोच के नहीं रखी थी, इसीलिए तीसरे महीने में बाहर था। नहीं, लोग बाद मेरा में ख्याल था कि कोई रेवोल्यूशनरी को ढंग का काम होगा। ये क्या करने आए हैं इस तरह के लोग? आप लोग क्या करने आए हैं बेसिकली पॉलिटिक्स? पूछा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि इसी तरह जो है ना, असर खान साहब जब आए थे तो कुछ लोग उनके साथ चले, वो छोटी सी पार्टी थी उस वक्त, और बाद में वो मियाँ साहब उनके साथ चले, गोल मंडी से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, वो गोल मंडी इलेक्शन भी जीत नहीं सके थे, तो वहाँ से भी एक लीडरशिप निकली और वो आके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ये छोटी पार्टियों में से बाद ऐसे बंदे में निकल जाते हैं। मेरा ख्याल है ये ट्रेनिंग कैंप है, छोटे-छोटे प्रोसेस कैसा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में तो अब इलेक्शन होते नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसे छोटी छोटी नर्सरी तो होनी चाहिए ना जो नुकसान कम। एक बात तो मेरे पल्ले पड़ी ना कि भी इनकी भी कोई तरकीब इस्तेमाल है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि राजा रियाज साहब बड़े स्वीट आदमी हैं, वो हर 10-15 दिन के बाद कह देते हैं कि अगर हमें ये हिस्सा ना मिला, फलां जगह हिस्सा ना मिला तो हम छोड़ देंगे। छोड़ते क्यों नहीं? देखिए बात यह है, मैं आपको बताऊं, ये तो नहीं आपको देंगे कुछ भी, जहां तक देखे पंजाब के हुकूमत का ताल्लुक है तो ठीक है, हमारे रिजर्वेशंस हैं, हमारी वर्कर्स समझते हैं कि हमें वो चीज। अच्छा, देखें उन्होंने कितनी शरारती स्माइल दी है मेरे इस तबसरे में कि यहाँ से कुछ नहीं मिला। तो रख के भी नहीं बैठे हुए। अच्छा, फिर धमकियां का या छोड़ दें। वैसे भी राजा जो है वो मांगते हुए अच्छा ही नहीं लगता, राजा देता होता है हमेशा। वाह, तबसरा सुना। देखिए बात यह है कि ये जहाँ तक ताल्लुक है ना इस चीज का कि राजा रियाज का क्या रहा है या दूसरे क्या रहा, आप खुद ही देखें। एक चीज का एक अंडरस्टैंडिंग हुई कोलेक्शन गवर्नमेंट में, उसके हिसाब से दिया, लेकिन हमने इसलिए अंडरस्टैंडिंग्स और भी बहुत सारी हुई हैं जिन पे वो रोते सीधा दिन दिहाड़े मुकर गए आपने। ये कोई कौन सी मुकड़ इलामी बात तो नहीं है? नहीं, देखें मुकरने वाली बात कोई भी नहीं हुई। अभी देखे ना, ये बात कहते हैं जुडिशरी पे इन्होंने बहुत रोजाना कहा जाता है जी लॉन्ग मार्च इन्होंने की, तो लॉन्ग मार्च की वजह से हो गई। हम सब उस वक्त पार्टी में मौजूद थे जब अदलिया की बहाली के लिए मुशर्रफ के दौर में हम काम कर रहे थे। किसी एक बंदे ने खारदार तार, मैं एक फिक्र कर लूंगा, मुझे सुन, किसी एक बंदे ने वो खारदार तार हम आगे नहीं हटा सके थे। अगर बहुत बड़े हम चैंपियन थे तो उस वक्त हटा देते तो मानते ठीक थे। लॉन्ग मार्च या इस टाइप के इश्यूज बना के एक लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप भी इनकी बातों को सीरियस ना लिया करें। कोई नौकरियां शौकरियां कोई नहीं देनी है आपको, नहीं। और आप ये धमकियां बंद कर छोड़ देंगे या छोड़ जाएं या कहना बंद कर देखें। ना नौकरियों की बात उन्होंने बड़े जोर से मांगी है कि नहीं देंगे तो फिर। हाँ, बिल्कुल। राजा रियाज साहब ने बहुत नहीं, राजा रियाज साहब ने जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना जगह पे एक फोरम पे उन्होंने बताना तो जरूरी है ना जी, देखना कि है। और मैं समझता हूँ कि वो जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उस अंडरस्टैंडिंग पे अमल दरामद करना वादा खिलाफी अगर नहीं करते तो। इसमें हसन साहब असल इशू ये है कि ये तो फिर रेसिप्रोकल होगा ना जी। इनकी मरकज में हुकूमत है, मरकज में इन्होंने बेतहाशा, वो तो आपको ऑफर कर रहे हैं, वजारतें बार-बार कह रहे हैं, वो तो आपसे वजीर खजाना मांग रहे हैं। हमें वजारतें चेयरमैन कैसे बन के बैठे हो? हमें वजारतें नहीं, वो या तो छोड़ देना, वो वजारतें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छोड़ दे। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तो जी हमेशा पार्लियामेंट में आपकी अददी अक्सरियत के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटियां बिल्कुल मिलती हैं, हमने भी दी हैं, हमने भी दी हैं। ये कोई एहसान नहीं है किसी का, ये अददी अक्सरियत के मुताबिक नॉन इलेक्टेड बंदे। लेकिन जहां तक पंजाब में नौकरियों का मामला है, हम कहते हैं कि जब आप मरकज में नौकरियां बांटते हैं तो जैसे आपको नौकरी तो लोगों, हमें भी पंजाब में अपने इस वक्त तो मसला नौकरी में चल रहा है जी। राजा साहब तो मुसलसल ये कह रहे हैं ना कि हमें आज लाइन ड्रॉ कर दी है जी, आज लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइन ड्रॉ कर दी, नहीं मिलेंगी तो हम नहीं है। चौधरी साहब उन्होंने आपकी बातों में नहीं आना। हसन निसार साहब, जहाँ तक ये तल्लक है, ये कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट में इनको मिली है, इनके हर एमएनए को हमने डेवलपमेंट फंड दिए हैं, हर एमएनए को हमने नौकरियां दी हैं। सर जी डेवलपमेंट फंड जो है 10-10 नौकरियां दी हैं आपको, मैं रिकॉर्ड पे ला रखे कह रहा हूं, चेक करें अपने एमएनए को। डेवलपमेंट फंड जो है
वो किसी ने अपनी जेब से नहीं दी है, वो पाकिस्तान के अवाम तो वो भी आपने कौन सी जेब से नौकरी देनी है, वो भी पंजाब और प्रोविंस का देनी है। पहली बात तो है कि चौधरी साहब, मैंने तो 2 बातें अर्ज की कि पहले तो राजा मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, और दूसरी बात है कि वो हमारा राजा है, अगर वो कुछ हमसे मांगेगा तो हम अपने राजा को ना क्यों करेंगे। हसन साहब, एक बड़ी सीरियस सी बात भी है, ये कहते हैं कि कोटा हमें 40% और 60% इनका हमारा तय हुआ है, लेकिन जहाँ कोटा होता है वहाँ मेरिट नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है। मैं कहते हैं कि चलें क्यों ना नौकरियां, नहीं, ये भी मेरिट। ये चॉइस साहब, ये क्या बात आप अच्छा, मुझे मैं गुजारिश करता हूँ, आप मुझे कोटा देते हैं, हाँ जी, मैं उनमें क्वालिफाइड बंदे लाता हूँ। अच्छा, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं उसमें मेरी पूरी नॉर्मली मेरा बात पूरी नहीं समझा, हुई, मेरी बात पूरी। मैं कहता हूँ कि 40% इनको दे दिए जाते हैं, जो लोगों का यहाँ पर जो तस्वर है, 60 इनके पास रह जाता है। जो इनका मेरिट है वो इनका मेरिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अगर मेरिट आपस में मिल जाते हैं तो ये कोलिशन गवर्नमेंट ना होती, अब तक एक पार्टी बन चुके होते। इनके तो मेरिट ही लेवल रहता है, और ये बिक जाती है नौकरियां कोर्टों में। माजी में वो हमेशा बिकती रही हैं, वो पिछले 90 में 88 में 85 में ये कोटे सिस्टम थे। नहीं जॉय साहब, ये कल्चर है हमारी हुकूमतों में, नौकरियां बिकती हैं। जब कोटा, जब किसी ने जब कह दिया, देखिए जी, अगर नौकरी बिकी होती तो यूसुफ रजा गिलानी को कैद ना काटनी पड़ती। मेरिट इनके मेरिट पर आपने बड़े फख्र से ये बात कर दी है। 1 मिनट, आप इस पे तब मुसीबत ये, आप खुद मशकूक हैं, आप इनके साथ मिले हुए हैं, फ्रेंडली से ज्यादा ओवर फ्रेंडली है। वैसे तो हम तीनों पीपल्स पार्टी से, मुझे जनरली एक बात, वैसे मुझे बात सुने, एक जुमले, तीनों पीपल्स पार्टी से हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के पैदावार हैं, ये भी पीपल्स पार्टी, हम इसलिए आप जो बात करेंगे बात तो एक, बुनियाद तो एक ही है। आपने बड़े फख्र से ये बात की, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखी, बेशुमार लोगों से मैंने सुना, और फिर इंतहाई फिल्मी किस्म का डायलॉग कि अगर ये जुर्म है तो मैं बार बार करूंगा। मेरा ख्याल है इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इस अप्रोच का बड़ा दखल है। एक इदारा है, PIA है, उसमें 100 बंदों की जरूरत है, आप उसमें 300 बंदा भर्ती कर देंगे कोटे में या जिस भी, और इस आड़ में कि मैंने नौकरियां दी हैं नहीं। ये कितनी अजीबो गरीब जहनीत है, आप पूरे के पूरे इदारे को दाव पे लगा देते हैं। रेलवे में जरूरत 500 बंदों की है, आपने 5000 बंदा आप भर्ती कर लिया है, आप पूरे का पूरा इदारा खा गए, और फख्र किस बात पे कर रहे हैं कि मैंने चंद हजार लोगों को अकोमोडेट सिर्फ अपने वोट पक्के करने के लिए। देखिए, वोट पक्के करने के लिए नहीं है, गलत। ये इदारे बर्बाद ही इसलिए, इदारे किस लिए होते हैं? PIA से लेके रेलवे तक, सब आप बताएं मुझे। मैं आपसे एक बात कर लूं, उसके बाद आप पूछेंगे। नौकरियों में कोटा ना चलाएं, मेरिट पे रहने। बात ये है कि आपने जो बात की, इदारे तबाह हो गए। जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो सिर्फ नौकरियां देने के लिए, सबसे पहले उनका इंपॉर्टेंट रोल नौकरी देना है, रोजगार के मुहैया करना है। लोगों की भर्तियां एक इशू है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दूसरे इशू भी हैं कि उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितनी हमने हैवी कर दी हुई है कि बदन ना तमा है टॉप मैनेजमेंट, लिहाजा सिर्फ गरीबों में क्या हुआ है, बंदा कांप जाता है सुन के। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर सदर साहब को 2 ओहदों में से किसी एक के इंतखाब का, तो वो कौन सा चुनेंगे आपके ख्याल? आप उनके कोऑर्डिनेटर हैं। कौन से 2 ओहदों में से? सदारत और पार्टी की सरबराही। मैं नहीं समझता कि उन 2 ओहदों में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई कोर्ट में है ना केस। नहीं, हाई कोर्ट में है तो केस है, बहुत से लगे होते हैं। नहीं, लेट्स अज्यूम, मैं वैसे वी डिसएग्री विद, दोनों उनके लिए अहमियत है। को चेयरपर्सन तो पार्टी का वो है, उस पर तो किसी को कोई शक ही नहीं है, ना गुंजाइश है। नहीं, वो तो उनके घर का मामला है ना, मामला घर का नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, आपकी नजर में होगा, लेकिन अगर पार्टी सारी उनके कोई चैलेंज है आपके नजर में, कोई और उनके मुकाबले कोई चैलेंज है तो मुझे बता दें। जरूरत है किसी की? नहीं है कुछ, आप भी नाम ले, वो रोल जाएगा, आप भी नाम ले। नहीं, मैं नाम क्यों, मैं एतजाज हसन है। नहीं, एतजाज हसन इस काबिल होते तो सेक्रेटरी जनरल भी ना हो गए होते। छोड़े इस बात, इस रवायत को आगे क्यों ना बढ़ाया जाए? बजाय ये रवायत जो उन्होंने डाली है उसको खत्म करने की बजाय इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि सूबे में पीपल्स पार्टी का सरबराह गवर्नर साहब को बना दें। देखें, इत्तेजाज हसन ब्रिलियंट कैरियर, सिविल सर्विस में टॉप करके मुमताज कानून, स्पॉटलेस आदमी, कोई इल्जाम नहीं। यही जनरल परवेज मुशर्रफ सोच के आया था कि ग्रेजुएट असेंबली आएगी, क्या डिलीवर किया ग्रेजुएट असेंबली ने? छोड़े इस बहस पे, प्रोसेस अपनी जगह पे होता है। आप ग्रेजुएट असेंबली के बंदे के साथ तो ना चौधरी, आपने फिर वही बात कह दी। अभी आपने बात जो कह दी ना, मेरी चॉइस और है, आपकी चॉइस और हो सकती है, ये चीजें। लेकिन जो यहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी में किसी किस्म का कोई लीडरशिप की ना कोई चैलेंज है, ना कुछ स्टेप है।
अब जैसे मियाँ ब्रादरान में चैलेंज हो नहीं सकता बाबा, माफियाज में चैलेंजेस नहीं होते। माफिया तो सोच ही गलत है ना, ये तो देखे, ये तो आप डॉन है आप, अगर आप बैठे हैं मतलब चित्रहाट में आप फोबिया कह लेगा, आपको अगर फोबिया हो रहा है तो मैं नहीं कह सकता, माफिया तो चलें ठीक है, ये फोबिया हो सकता है, माफिया नहीं है। ये सूरत है तो हर पार्टी में हसन साहब, सिर्फ पीपल पार्टी थोड़ी। नवीद चौधरी साहब, मार्च में सदर साहब का खिताब तय है, आप किस तरह का रिसेप्शन आपके ख्याल में? जब सदर साहब का खिताब होगा तो इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा रिसेप्शन होगा, क्योंकि उससे पहले तक मैं समझता हूँ कि तमाम जो आइनी तरामीम है उसके जो कि फाइनल स्टेजेस पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, वो पूरी हो चुकी होंगी। अपने इख्तियारात वगैरह वो बिल्कुल अपने इख्तियारात सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि जो पार्लियामेंट्री ज़रूरत है और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उसी सूरत में वो वापस लाना चाहते हैं जो सूरत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। मैं समझता हूँ कि डेवोल्यूशन कौम मांग रही है और इर्तिकाज़ जो इख्तियारात का है उसको ख़त्म करके जितना भी नीचे तक अगर आ जाएंगे, और पार्टीज़ एक दो पार्टीज़ तो इनके साथ, जैसे आप फ्रेंडली अपोजिशन कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन जब भी ज़रूरत महसूस होती है तो वज़ीर आज़म साहब एक नाश्ते के ऊपर जो है ना सबको साथ मिला लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि मार्च में देखिए इनका जो खिताब है उसके आगे पीछे और खिताब के दौरान व्हाट डू यू तीसरा खिताब होगा सदर साहब का पार्लियामेंट से जी। पहले खिताब में जो तकरीर उन्होंने फरमाई थी उसी तकरीर को दोहरा दिया उन्होंने अपने दूसरे खिताब में, और तीसरे खिताब में अगर वो पहले वाली तकरीर जो 2 दफ़ा कर चुके हैं उसी का रीप्ले उन्होंने किया तो फिर हो सकता है कि कोई दूसरे रीप्ले भी जो हैं जो पार्लियामेंट में पहले हो जाया करते थे उस तरह का रीप्ले जो है पार्लियामेंट की जानिब से भी हो जाए। तो सर मैंने इजाज़त। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नवीद साहब सीधे आए हैं इस्लामाबाद से। हाँ जी, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी इनकी, हमारे मोहल्ले में आ गए, कभी कभी हमारे मोहल्ले में आ जाए। शुक्रिया जनाब आपका, बड़ी मेहरबानी। ये अपना परवेज साहब, ये जो अपने 1, 2, 3 हल्के के उम्मीदवार है आपके, मतलब परवेज साहब, ये कोई मुगलिया भी तलक है इनका? वो शालीमार बाग की पूरी दीवार उन्होंने भर दी अपने पोस्टरों से, सारी दीवार ही भर दी अपनी, हालांकि वो उसमें इश्तिहार लगाने मना। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल उसको साफ कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि ये उम्मीदवार ने खुद किया होगा, उम्मीदवार के चाहने वाले कर देते हैं, लेकिन उसको साफ करना चाहिए, मना करना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। मोहल्ले का बच्चा है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको हैरत होगी, ये नन्ही मुन्नी चीज बहुत खतरनाक है। फर्रुख अली मून, फर्रुख अली बूंद, बूंद तो देखने में बूंद लग रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मून है जी, बिल्कुल। ये मून किसने रखा नाम? ये मेरे घर वालों ने रखा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको गाने का शौक कैसे हुआ बेटा? सीखा है किसी से? सुना है बहुत अच्छा गाते हो आप हैं? गाने का शौक तो मुझे पहले से था, लेकिन जब आप छोटे थे उस वक्त से था? जी, इसलिए मेरे पापा इश्तियाक हुसैन देते रहे, मेरे अंकल रफाकत अली खान साहब वो भी देते रहे। अच्छा, रफाकत अली खान आपके अंकल हैं? जी। अच्छा, तो बच्चे को तैरना कौन से? तो आपका शौक ने अच्छा, आप ये बताओ कि आप सुनाओगे क्या? मैं आपको खान साहब नुसरत फतेह अली खान का एक गाना सुनाऊंगा। यार, उनका साइज आपके ज़हन में है? जी। गायक भी इतने बड़े थे, वैसे भी माशाल्लाह वो हैं। तो आप उनका गाया हुआ गाना गाओगे, बहुत जबरदस्त बात है, सुनाओ जरा। चश्मे बदूर तेरे बिन जिया चाहे ना जलू तेरे प्यार
समझा है ना। वाह वाह बेटा, कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। परेशान कर दिया तो ये आप अपने वालिद साहब से सीख रहे हैं? जी मैं नजर उतारे नहीं बच्चे की, को संभाल के रखें, ये तो बड़ी बला है। बेटा एक आध और सुनाओ यार। ये मैं आपको खमाज ठुमरी सुना रहा हूँ। खमाज ठुमरी। अच्छा, सावन भी तो जा रे परबार, सावन भी तो जा रे परबार, मन मेरा घबरा सो गए परदेस पिया को, सो गए परदेस पिया को, चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। मैं लाख जतन कर रे, लाख जतन कर रे मोरा सैया मुँह से बोल देना। प्यार तुम्हें इतना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं